नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा सासाराम का मेयर। और हमारे पास जो शख्स बैठे हुए हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम सुरेंद्र अग्रवाल है, इनके पिताजी का नाम जगदीश चंद्र अग्रवाल है। ये खुद एक सफल उप सभापति रह चुके हैं और इनके पिताजी एक सफल सभापति रह चुके हैं सासाराम नगर परिषद क्षेत्र का। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सासाराम नगर निगम हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता सीधे तौर पर मेयर और उप मेयर का चुनाव कर रही है। इसी सिलसिले में चूँकि पहली बार हुआ था कि चुनाव का डेट आ गया था, टल गया था, लेकिन हर मुश्किलों को तोड़ के फिर एक बार चुनाव का डेट तारीख जो है वो नज़दीक आ गया है और सभी प्रत्याशी लगभग 25-30 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। सभी प्रत्याशी अपना अपना दमखम लगाए हुए हैं। सब लोग अपने अपने चुनावी वादे कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरह से प्रचार कर रहे हैं और हम भी धीरे धीरे उन लोगों से उनकी राय ले रहे हैं और जान रहे हैं कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है सुरेंद्र अग्रवाल जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों पे प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से वोट मांग रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी सासाराम नगर निगम की जब बात आती है तो लोगों का एक ही शिकायत रहता है कि नगर निगम में ना समय ढंग से सफाई हो पाता है, ना कचरे का उठाव हो पाता है और भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में चरम पे है। जैसे रसीद कटवाना हो, मोटेशन करवाना हो, मतलब बिना पैसे दिए नगर निगम नगर परिषद कार्यालय में कोई काम नहीं होता है। इस पे आप इसको कैसे आप फेस कर रहे हैं? देखिए, मैं ये भ्रष्टाचार के कारण ही मैं पिछले 2 बार से चुनाव लड़ना मैंने बंद कर दिया था। इस बार सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जनता सीधे मेयर को चुनेगी और चूँकि पहले वार्ड आयुक्तों के द्वारा चुना जाता था तो आप लोगों से बात छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से उनका मत लिया जाता था। तो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता के बीच उत्साह है, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। साफ़ सफाई की बात है तो मैं जब उप सभापति था 2007 से 10 तक, तो पहली बार बिहार में मैंने यहाँ प्रत्येक वार्ड के लिए एक कूड़ा गाड़ी और उसके साथ एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की थी हम लोगों ने और डोर टू डोर जाके कूड़ा उठाव का कार्यक्रम हम लोगों ने ही पहली बार बिहार में शुरू किया था, जिसका परिणाम यह था कि शहर में एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता था। इसीलिए मैंने अपने सवाल की शुरुआत जो है कचरा से ही किया, क्योंकि पहली बार आप ही के द्वारा यह शुरुआत किया गया था कि डोर टू डोर कचरा उठाव शुरू हुआ था। चल तो रहा है कागज़ में अभी भी, लेकिन ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब 70 लाख NGO को दे दिया गया, 70 लाख रुपए पर महीने खर्च भी हो रहे हैं। आपके चेयरमैन मेयर बन जाने के बाद क्या वो स्थिति अब सुधर जाएगी, पहले वाली स्थिति फिर से लागू हो जाएगी? देखिए, प्रयास किया जाएगा। ये पिछले 10 साल से जो खेल चल रहा है तो सुधार करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर नीयत आपकी साफ है तो जनता भी सहयोग करती है और कर्मचारी भी सहयोग करेगा। और नगर परिषद के सारे कर्मचारियों को यह बहाना है कि सुरेंद्र अग्रवाल अगर आएगा तो भ्रष्टाचार रहित नगर परिषद होगा और होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या आएंगी उसका लाभ जनता को बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी घूस लेन देन का काम नहीं होगा। वो एकदम बिल्कुल मुफ्त में उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उपलब्ध कराई जाएगी और जनता का जो भी काम जायज़ काम होगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा और नाजायज़ काम कतई नहीं होगा। इसका मैं पूर्ण विश्वास मतदाताओं को दिलाता हूँ। क्योंकि महिला सीट है, आपकी पत्नी रितु अग्रवाल उम्मीदवार है, मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह है, तो ऐसा कहीं हो रहा है क्या कि महिला उम्मीदवार होने से कुछ कम बेसी हो रहा है? आप अगर उम्मीदवार रहते तो ज़्यादा प्रभाव होता? देखिए, इसमें ऐसा है कि सरकार के द्वारा यही नियम है और विपक्ष में भी जो बाकी टोटल 29 प्रत्याशी 28 हैं वो भी महिलाएं ही हैं, इसलिए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और आपको बता दूं मैं कि जो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रितु अग्रवाल हैं वो उनका मायका बनारस है और बनारस के लोगों के मन मिजाज में राजनीति कितना
भरा पूरा रहता है और वहाँ के लोग कितने शार्प दिमाग के या बनारस की राजनीति तो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में, वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ का प्रतिनिधित्व देश का प्रधानमंत्री करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको मेयर पद का प्रतिनिधित्व करने में कोई अड़चन आएगी। और बाकी हम लोग साइड से रहेंगे ही और उनको जहाँ भी अड़चन आएगी हम लोग उसको दूर करेंगे और जनता को जो भी सरकारी लाभ या जो भी सुविधा उपलब्ध कराना है वो कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। शहर अब बड़ा हो गया है, बाजार चारों तरफ बढ़ रहा है। पुरानी बाजार को छोड़ दीजिए, तो अब नए नए क्षेत्रों में भी बाज़ारों की संख्या बढ़ रही है। शहर में सफाई के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें सार्वजनिक शौचालय है, सड़कों पर जो मूत्रालय वगैरह जो बड़े बड़े शहरों में बनते हैं, ये सब यहाँ नहीं है। इन दिक्कतों को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, शौचालय मूत्रालय तो वास्तविक बात है, देहात के लोग आते हैं और ख़ास करके महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है। और शहर के भीतरी इलाके में मतलब जीटी रोड के दक्षिण वाले इलाके में ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, और दूसरा एक जाम की समस्या भी बहुत विकट समस्या इस शहर में है। और वैसे आपको बता दूं कि मेरा टैग लाइन जो है 2002 से मैं जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 बार उधर लड़ा था और इस बार मेरा टैग लाइन एक ही है, न कोई ढोंग न कोई वादा, मन में है विकास का इरादा। वादा सासाराम के लोग ये मान रहे हैं कि अगर सुरेंद्र अग्रवाल बन जाएंगे तो नहीं ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो फिर से वापस हो जाएंगे, आ जाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। कहीं कोई कठिनाई नहीं। जब आप ईमानदारी से आप प्रयास करते हैं तो उसमें जनता का भी सहयोग, प्रशासन का भी सहयोग मिलता है और उसका असर होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शहर के साथ साथ कुछ 10 पंचायत भी जुड़े हैं, 70 गाँव आसपास है, नहीं 82 गाँव है लगभग, टोला मिला के। ऐसे पेपर में तो 70-72 है, लेकिन टोला मिला के, चूँकि आप लोग अब इस पे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ज़्यादा आंकड़ा है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय व्यवस्था की अभाव है, उसको आप कैसे दूर करें? क्या रोड मैप है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने देहात का दौरा किया है, तो ऐसे तो लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है लगभग 70% देहातों में जो सासाराम की अभी वर्तमान स्थिति है उससे अच्छी सुविधा देहात में उपलब्ध है। 70% गाँव में कुछ हिस्से हैं जो उपेक्षित हैं, वो सब मुखिया लोगों ने भी काम अच्छा किया। हालांकि लूट खसोस भी हुआ है, फिर उन पे आने पे फिर नल जल वाली बात है, सब आ जाएगी, लेकिन वो सब दूर किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें हम लोग सारा खाका दिमाग में बना हुआ है और अनुभव की कोई कमी नहीं है और ईमानदार प्रयास किया जाएगा तो सभी बारी बारी नल जल तो मुखिया का ही नहीं रहा, सासाराम में भी पानी सप्लाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पुराने क्षेत्र जो पुराना एरिया है गोला बाजार यहाँ देखा जाता है। इसको कैसे दुरुस्त करेंगे? होगा, दुरुस्त होगा। सरकार के पास से फंड की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि उसको अमली जामा पहनाया जाए और जो कार्य हो उसकी मॉनिटरिंग होगी तो वो सही काम होगा। और पीछे जो पाइपलाइन वगैरह बिछा है पिछले 10 साल के अंदर बहुत सी मैंडेजिंग पाइपलाइन बिछी हैं, तो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। उसकी स्थिति यह है कि आप अगर एस्टीमेट से और उसके पाइपलाइन को अगर ज़रा भी गड्ढा खुदवा कर आप देखेंगे तो उसमें अगर 6 फीट गड्ढा करके डालना है तो 12 इंच करके, मतलब लेवलिंग का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके कारण सब जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा। चलते रोड को भी लोग बर्बाद वो तो बर्बाद होगा, उसको मामला मत हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि जब आप जो सबसे मोटे पाइपलाइन से साइड लाइन को जोड़ा जाएगा, साइड के पाइपलाइन को, तो उसका लेवल जब तक बराबर में या उसके हिसाब से टेक्निकली आप नहीं मिलान करके करेंगे तो सारा बेकार हो जाएगा, सारा पैसा पानी में चला जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो पाइपलाइन हो, मतलब ऋतु अग्रवाल मेयर बन जाती हैं तो इन सब की मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी? बिल्कुल होगा। और मैं समझता हूँ कि शासन भय से भी चलता है और प्रेम से भी चलता है।
तो होगा, सब कुछ होगा, ठीक होगा। शासन प्रशासन की बात आ गई, सासाराम की बात हो और शेरशाह के मकबरे की बात ना हो तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। ऐतिहासिक धरोहर है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, मतलब केंद्र सरकार पोषित है, फिर भी यहाँ उसके अगल बगल ही कचरा फेंका जा रहा है। ना प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है, ना ही मतलब वहाँ लोगों को अट्रैक्टिव किया जाए कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। इसको आप कैसे दूर करेंगे, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, शेरशाह मकबरा में भी वो अंदर की व्यवस्था तो ठीक है, संतोषजनक है। उसके बाहर जो चारों तरफ जो नगर रोड निगम है, क्षेत्र में आ जा रहा है, इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन? क्योंकि चारों तरफ इस साइड से प्रभाकर रोड वाले एरिया से लीजिए या फिर छकोनवा मोड़ से, मतलब कचरा डंपिंग का इतना मतलब लग रहा है कूड़ा का ढेर है। अब हम क्या बताएं, कहिएगा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, और मैं नाम तो नहीं लगा। यहाँ के जो 5-5 बार विधायक बने हुए हैं और उसी स्थान से उठकर बने हुए हैं, और जो विधायक 5 बार का विधायक उस स्थान के जल जमाव को दूर नहीं कर सका, तो वो क्या करेगा? और बहुत लोग, सब लोग मैदान में कूद के अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बस एक ही मूल मंत्र है कि आप ईमानदार प्रयास करिएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग करिएगा, तो हर समस्या का समाधान। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है। 5 बार के विधायक की बात आप कर रहे हैं, विधायक की बहू भी इस बार मेयर की प्रत्याशी हैं। पता नहीं, हमको नहीं मालूम है कि विधायक की बहू हैं, अगर हैं हमें मालूम है विधायक की बहू भी इस बार प्रत्याशी हैं। तब तो अब जनता को निर्णय करना है। वही भाई, इस बार मेरी पत्नी है, उनके ससुर का कार्यकाल लोग देखें, और विधायक की बहू हैं, विधायक के बहू के ससुर का कार्यकाल देखें, जनता एनालाइज करे। हमको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जिसको अच्छा लगे, उनको लगता है कि उनका ससुर का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तो वो भी कर पाएंगे, करें। 25 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, आपको लड़ाई कौन दे रहा है? 25 से नहीं, 29 प्रत्याशी हैं, कुल 29 प्रत्याशी हैं। अब टक्कर की बात हम अगर आपको बताएं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टक्कर है, और उसका पैमाना यह है कि मेरा अपना कार्यकाल, मेरे पिता का कार्यकाल, और जो क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, लोगों का स्नेह या उत्साह, और जो शहर पुराने नगर परिषद के लगभग सारे लोग जानते हैं, हम लोग को, हमारे परिवार को जानते हैं कि कैसे। देहातों में भी मैं जब जाता हूँ तो लोग मेरे पिता का, हमारा थोड़ा कम नाम जानते हैं, लेकिन मेरे पिता के नाम से लोग बोलते हैं कि अच्छा आप उनके लड़के हैं, अरे वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, या 10 तरह से उनकी तारीफ़ करते हैं। तो मेरा रोआ जो है एकदम खड़ा हो जाता है, गनगना जाता है, और बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ। और इसी काम को मैं करने आया हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करके जाऊँ। संभवतः क्या है, यह मेरी अंतिम लड़ाई है। इसके बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और मेरी इच्छा है कि एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकूं कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, और मेरा मतदाता, यहाँ के निवासी गर्व से अगर कह पाएंगे तो मेरा चुनाव लड़ना सफल हो जाएगा कि ये मेरा मेयर है और हमने इसको चुना है। अब पूरे बिहार में मतलब ईमानदारी के मामले में कोई, ईमानदारी से काम करने के मामले में, या विजन के मामले में, या कुछ भी चीज़, ये होगा, ज़रूर होगा। आखिरी सवाल, आने वाले जो 28 तारीख को मतदान होने वाला है, आप उसके लिए सासाराम नगर निगम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप 29 प्रत्याशी में उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका अनुभव देखिए, उनकी शिक्षा दीक्षा देखिए, और उनके परिवार के लोगों का, चूँकि सब महिला हैं, उनका चरित्र देखिए, कैसा उनका है चरित्र और क्या कर सकते हैं। उसमें अगर आप मुझे सबसे नंबर 1 समझते हैं तो मुझे अपना मत दीजिए, अन्यथा आपके पैमाने पर अगर कोई दूसरा अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको मत दीजिए, लेकिन ईमानदारी से मत दीजिए, और पैसों के लेन देन और इस तरह के लफड़े से बचिए। और मैं उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप भी उदाहरण प्रस्तुत करिए। 10-5% मतदाता कुछ लोभ लालच में आके इधर उधर होते हैं, और मेरा मानना है कि पैसे से कार्यकर्ता आप खरीद सकते हैं, मतदाता को नहीं खरीद सकते हैं। और मेरा संदेश, ईमानदारी से अपना आकलन करिए और मतदान करिए। मतलब साफ है, इस बार ईमानदारी से चुनाव कराया जाएगा, और ईमानदार प्रत्याशी इस बार मैदान में है, और आपको भी ईमानदारी से वोट देना है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।